हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। तो मुझे लगता है कि आप सभी लोग 66 बीपीएससी एग्जामिनेशन की तैयारी करने को काफ़ी उत्सुक होंगे और तैयारी में लग भी गए होंगे। और उन सभी अभ्यर्थियों को जो 66 बीपीएससी परीक्षा में शामिल होना चाह रहे हैं, होने जा रहे हैं, उनको मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। आप अपने अपने गोल को प्राप्त करें। यहाँ बहुत सारी बातों की चर्चा करनी है अभी 66वीं बीपीएससी परीक्षा के बारे में। इसकी वैकेंसी आ चुकी है और एग्ज़ाम का प्रोबेबल डेट 27 दिसंबर 2020 रखा गया है। इस हिसाब से अगर आज से इसको हम काउंट करें, आज के डेट से इसको काउंट करें तो आज 20 सितंबर 2020 है। तो टोटल टाइम आपके पास सितंबर महीने में 10 डेज है, अक्टूबर में 31 डेज, नवंबर में 30 डेज और दिसंबर में इसको हम 25 डेज ही लेते हैं। तो टोटल 96 डेज मात्र बचे हुए हैं आपके पास। 96 दिन का समय है। इस 96 दिन में ही बेहतर तरीके से तैयारी करनी है। अब ये डिपेंड करता है कि 96 दिन में किस प्रकार तैयारी होगी। अलग अलग स्टूडेंट्स की स्थिति अलग अलग होती है। स्टूडेंट का अपना नज़रिया अलग है, लेवल अलग है, उनके पास टाइम अलग है। कुछ लोग जॉब में होते हैं, कुछ लोग किसी और चीज़ में इंगेज होते हैं, कुछ लोग एकदम फ्री होते हैं। तो अभी जो स्थिति है, जैसे अभी 1 दिसंबर से इंटरव्यू चलना है, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, इंटरव्यू देना चाह रहे हैं। तो जाहिर है कि उनके पास टाइम कम है, टाइम कम होगा इनके पास, लेकिन इनके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है। पहले भी ये लोग पास कर चुके हैं और इनके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है। इसी प्रकार मेन एग्जामिनेशन जो लोग दे रहे हैं अभी 65वीं मेंस, ये 64th का इंटरव्यू देने वाले लोगों के लिए है, ये 65 का मेंस के विद्यार्थी का है। तो ये एग्जामिनेशन अक्टूबर में निर्धारित है, 20 अक्टूबर को ये समाप्त हो जाएगा। तो इनके पास 20 अक्टूबर के बाद इनके पास जो समय बचेगा, यहाँ पर 10 दिन यहाँ बचेगा, तो इनके पास लगभग 75 दिन का समय होगा। 75 डेज, 75 दिन का टाइम इनके लिए है। तो जब चूँकि मेंस के बाद इनके पास समय होगा, वेट करेंगे। निश्चित रूप से इसमें से अधिकांश लोग अगले बार के पीटी के लिए फॉर्म भरना चाहेंगे। तो 75 डेज इनके लिए है। दूसरा, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी तैयारी शुरू कर चुके हैं, उनका बहुत कुछ तैयार है, केवल रिवीजन करना है। तो एक अलग कैटेगरी के हैं। और कुछ ऐसे स्टूडेंट जो 4th कैटेगरी के होंगे, जो अभी स्टार्ट करना चाह रहे हैं। तो निश्चित रूप से यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जो फर्स्ट 2 कैटेगरी के स्टूडेंट्स होंगे, इन दोनों के पास एक्सपीरियंस है पीटी पास करने का, तैयारी करने का। फिर भी उन्हें बेहतर तरीके से मेहनत करना है, तो मेंस वाले के लिए 75 दिन का समय मिलेगा। उसके बाद तो वो अच्छे से कर सकते हैं। और इंटरव्यू वाले के पास समय कम है लेकिन एक्सपीरियंस है। तो ये इस तरीके से हम लोग इसको देख सकते हैं। जिन्होंने पहले से तैयारी शुरू कर लिया, पहले भी मैंने बताया है वीडियो के माध्यम से, बहुत सारे लोग जो संपर्क में हैं कि ऑलरेडी जो तैयारी कर रहे हैं उनकी तैयारी बेहतर हो चुकी होगी। फिर भी अब इस 96 दिन के टाइम को किस प्रकार से प्लान किया जाए, कैसे किया जाए, इस पर हम लोग अभी चर्चा करेंगे बेहतर तरीके से। तो ये डिपेंड करता है अलग अलग परिस्थितियों में स्टूडेंट, सबके लिए एक जैसा नहीं हो सकता, सबके लिए टाइम एक जैसा नहीं है। टाइम कितना रखेंगे हम लोग, आवर कितना रखेंगे, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग इसको बात करेंगे कि किस प्रकार से आगे हम लोगों को पढ़ना है। तो क्वेश्चंस जो आते हैं, आप लोगों ने क्वेश्चन बैंक देखा होगा, क्वेश्चन बैंक जरूर आप रखेंगे, सिलेबस रखेंगे। क्वेश्चन जो आप देखेंगे वहाँ पर आप देखिए, हिस्ट्री में एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न 3 पार्ट है। एंशिएंट से लगभग 7 से 8, 10 क्वेश्चन तक पूछा जाता है। मिडाइवल में 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो मॉडर्न हिस्ट्री में लगभग 15 से 20 क्वेश्चन हो सकते हैं। इस प्रकार हिस्ट्री का जो क्वेश्चन है, ये लगभग 25 से 30 क्वेश्चन आपका हिस्ट्री से यहाँ होगा। इसके अलावा हिस्ट्री ऑफ बिहार, इससे लगभग 7 से 8 क्वेश्चन, कभी कभी 10 क्वेश्चन भी होते हैं। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें इस तरह से, तो लगभग
35 से 40 क्वेश्चन आपका हिस्ट्री से रहता है। जाहिर है कि मेजर पार्ट है 35 to 40 क्वेश्चंस हिस्ट्री का, ये एक पार्ट है। दूसरा है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी भी मेजर पार्ट है। ज्योग्राफी का भी रोल काफ़ी अधिक है प्रारंभिक परीक्षा में, और ज्योग्राफी से क्वेश्चन लगभग 15 से 20 होते हैं। इसमें अगर हम ज्योग्राफी ऑफ बिहार इसमें शामिल कर दें, बिहार की ज्योग्राफी, यहाँ से भी लगभग 8 क्वेश्चन रहता है। इस प्रकार 8 से 10 आप मान सकते हैं। तो इसका भी रोल आपका लगभग 25 क्वेश्चन, 25 से 28 क्वेश्चन के आसपास ज्योग्राफी का रोल यहाँ होता है। कि एक हम लोग रफ आइडिया ले रहे हैं। इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, राज व्यवस्था से लगभग 15 क्वेश्चन, 15-16 क्वेश्चन होते हैं। इसी प्रकार आपका इंडियन इकोनॉमी है। इंडियन इकोनॉमी से, जो कि इकोनॉमी का पार्ट बढ़ा है, इनका रोल धीरे धीरे बढ़ रहा है। इकोनॉमिक वर्ल्ड है, ये बढ़ रहा है धीरे धीरे। फिर भी आप इसको 18 से 20 क्वेश्चन यहाँ से इकोनॉमी में आप रख सकते हैं। इससे आपको पता चलेगा किस पोर्शन पे ज़्यादा फोकस आपको करना है। एक बहुत बड़ा पार्ट है साइंस का। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इसके अलावा कंप्यूटर से भी कुछ क्वेश्चंस हुआ करते हैं, और ये सब मिलाकर लगभग यहाँ पर 20 से 25 क्वेश्चन रहता है। हाँ, यहाँ यह ध्यान रखना है, कभी फिजिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं तो कभी बायोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं। केमिस्ट्री से 4-5 क्वेश्चन जनरली रहता है, और फिजिक्स में 7-8 क्वेश्चन रहेगा, बायोलॉजी में भी 8-10 क्वेश्चन इस तरह से रहते हैं। कंप्यूटर से 2-4 क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है। इसके अलावा मैथ यहाँ पर होता है। मैथ के जो पार्ट्स हैं, ये 10 क्वेश्चन लगभग फिक्स है। जिस विद्यार्थी का मैथ है उसको पहले मैथ बना लेना चाहिए, कन्फर्म हो जाना चाहिए। निश्चित रूप से 10 में 10 आप बना सकते हैं। इसके अलावा आपका करंट अफेयर्स का पार्ट निश्चित रूप से रहेगा, और बीपीएससी के पैटर्न में जिस प्रकार से बदलाव आ रहा है, करंट के रोल धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, और इसमें भी आपका 20 से 25 क्वेश्चन, कभी कभी ज़्यादा भी रहता है लगभग। ये मोटे तौर पर आपका ये यहाँ पर ध्यान रखना है। अब यहाँ क्या करना है कि किस स्टूडेंट को किस प्रकार से तैयारी करनी है। कुछ विद्यार्थी जो आर्ट्स फैकल्टी के हैं, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है ना, तो वो इसको मजबूत करके रखेंगे। जिसका साइंस पेपर है तो साइंस वाले पार्ट को पकड़ बनाएंगे। आपका जो पेपर है, बेस आपका है, उस बेस को आप स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेंगे, और बाकी ध्यान फिर अन्य सब्जेक्ट पर देंगे। ये इसको माइंड में आपको ऐसे रखना है। बुक्स की बात होती है कि आखिर इन सब की तैयारी जब हम करेंगे तो कौन सी किताबें पढ़नी होगी। जाहिर है कि मार्केट में आज के दौर में मटेरियल की दिक्कत नहीं है। पहले जब हम लोग पढ़ाई करते थे, जो मैं पास किया, उस समय मटेरियल की कमी थी, थोड़ा समस्याएं थी। इंटरनेट का भी इतना ज़्यादा प्रचलन नहीं था, यूट्यूब वगैरह की तो बात ही नहीं थी उस समय। आज आपके सामने बहुत सारे मटेरियल्स हैं, बहुत सारे साधन हैं, इंटरनेट है, बहुत तरह के वेबसाइट्स हैं, और मीडिया काफ़ी एक्टिव है, सोशल मीडिया में बहुत अवेलेबल है, यूट्यूब है। लेकिन जब ज़्यादा मटेरियल हो, ज़्यादा साधन हो, तो सावधानी बरतनी ज़्यादा ज़रूरी होती है। तैयारी का एक पार्ट हो जाता है, सावधानी बरतना काफ़ी आवश्यक होता है। तो आप इसमें क्या करेंगे? तो सबसे पहले जैसे अब हिस्ट्री है, हिस्ट्री में हमको क्या पढ़ना, कौन से बुक्स पढ़ने होंगे, तो बुक्स और मटेरियल्स क्या क्या रखना होगा। तो निश्चित रूप से हिस्ट्री काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो इसको बेहतर तरीके से करना है, टाइम भी देना है। इसमें आप एनसीईआरटी की बुक्स को ध्यान में रखेंगे। एनसीईआरटी 11-12 ज़्यादा नीचे जाने की जरूरत नहीं है, अब समय भी अभी कम है, काफ़ी कम समय है। आप जो लोग पढ़ चुके होंगे और अपने अंडरलाइन किया होगा तो उसको दोबारा रिवीजन करेंगे। तो एनसीईआरटी की बुक्स आप एंशिएंट और मिडाइवल के लिए, मॉडर्न के लिए भी करेंगे। इसके अलावा स्पेक्ट्रम को आप ध्यान में रखेंगे। स्पेक्ट्रम के बुक को आप हिस्ट्री के लिए ये कर सकते हैं। इसके अलावा किसी के पास कोई गाइड होगा, लिसेंट गाइड हो सकता है, यूनिक गाइड हो सकता है, विजार्ड की गाइड हो सकती है, तो उसको आप एक बार रिवीजन कर सकते हैं, उसे देख सकते हैं। ज्योग्राफी में भी इसी तरह से जो हमारा ज्योग्राफी है, हाँ, यहाँ जो हिस्ट्री ऑफ बिहार और ज्योग्राफी का बिहार की बात है, आप इसमें इम्तियाज़ अहमद की बुक पढ़ सकते हैं। इम्तियाज़ अहमद की भारतीय इतिहास संस्कृति आती है, उसमें आपका हिस्ट्री एंड कल्चर के सारे पार्ट्स में मिल जाएंगे, आप इसको देख सकते हैं। रमेश प्रसाद की एक पतली सी बुक आती है, वो भी आप देख सकते हैं इसके लिए। तो यहाँ हम समझते हैं कि इससे आपको ये कंप्लीट हो जाएगा। ज्योग्राफी में भी आप एनसीईआरटी यहाँ आप करेंगे 10th, 11th और 12th का एनसीईआरटी। जहाँ दिक्कत हो आप
बात कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं और आपकी समस्याओं का उसमें आंसर देने का प्रयास किया जाएगा। तो इसमें आप एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ेंगे, इसके साथ साथ एटलस बहुत ज़रूरी है। एटलस आप रखेंगे, महेश वर्णवाल की पुस्तक को आप पढ़ सकते हैं। महेश वर्णवाल की पुस्तक को पढ़ सकते हैं। ये हाँ, एनसीईआरटी ओल्ड ही लेना है, ये ध्यान रखना है। यह एनसीईआरटी आपको ओल्ड वाली अगर मिल जाती है तो ज़्यादा बेहतर है। ओल्ड वाली बुक में मटेरियल थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है, उसको बढ़िया से करना है। और इंडियन पॉलिटी में सभी लोग आजकल पढ़ते हैं एम लक्ष्मीकांत, तो निश्चित रूप से इसको पढ़ने की आवश्यकता है। लेकिन अभी यह समय, अब जो टाइम कम पीरियड में बहुत ज़्यादा बुक्स को पढ़ना संभव नहीं है। तो अगर कोई स्टूडेंट चाहे तो इसको शॉर्ट करना चाहे तो अगर पढ़ा हुआ है तो ठीक है, आप रिवीजन करेंगे। इसके साथ जैसे किसी के पास अगर यूनिक गाइड है, यूनिक गाइड का जो पॉलिटी वाला पार्ट होगा तो पॉलिटी वाले पार्ट को आप इससे देख सकते हैं। किसी के पास विजार्ड गाइड अगर है, उससे आप इसको देख सकते हैं। लुसेंट से भी देख सकते हैं, लेकिन लुसेंट को बाद में पढ़ने का, क्योंकि उसमें बहुत सारे फैक्चुअल है, तो पूरा स्टडी बेसिक होने के बाद आप उसको पढ़ेंगे। इंडियन इकोनॉमी में आप फिर यहाँ 11th की एनसीईआरटी है, 11th की एनसीईआरटी बेस बनाने के लिए ज़रूरी है। इसके अलावा रमेश सिंह की किताब को पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी फिर मैं बात यही करूँगा क्योंकि टाइम यहाँ पर कम है, तो आपको उसको थोड़ा सा चैप्टर वाइज छाँट कर पढ़ना होगा। सारे चैप्टर को डिटेल में अभी आप नहीं पढ़ सकते, उसको छाँट कर पढ़ने की आवश्यकता है उसमें। और इसके अलावा आप बजट इसमें देख लेंगे, इकोनॉमिक सर्वे आप देख लेंगे। इसको सर्वे को बेहतर तरीके से पढ़ना है और बेसिक नॉलेज इसका जो बहुत ज़रूरी है। इकोनॉमी के बेसिक नॉलेज जो है आपका आधारभूत ज्ञान, ये बहुत जरूरी क्वेश्चन उससे आता है। जैसे प्लानिंग वगैरह से बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, डिफरेंट प्रकार के स्कीम से बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। आपके जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उससे बहुत सारे प्रश्न आए हुए हैं। माइक्रो और मैक्रो दोनों इकोनॉमिक्स को बेहतर तरीके से यहाँ पर करने की आवश्यकता है। अपडेशन ज़रूरी है, अपडेट करके रखना आवश्यक है। बहुत सारे फैक्ट्स पूछ दिए जाते हैं इकोनॉमी में, बहुत सारे फैक्ट्स पूछे जा रहे हैं आजकल। जैसे बिहार में ऊर्जा की क्षमता कितनी है, और खनिज के बारे में कोई क्वेश्चन कभी आ जाता है, संसाधन के बारे में आ जाता है। तो ये सारा चीज़ जो क्वेश्चन आता है फैक्चुअल, वो कोई भी विद्यार्थी कंप्लीटली उसको नहीं कर सकता, नहीं पढ़ सकता है, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जहाँ तक संभव वहाँ आप इसको कर सकते हैं। इसके अलावा साइंस में थोड़ा सा रहता है, जो विद्यार्थी साइंस के नहीं है उनके लिए दिक्कत थोड़ा होता है कि पढ़ें क्या। तो साइंस में बेसिकली जनरल साइंस रहता है, सामान्य विज्ञान, और इसके साथ साथ कुछ टेक्नोलॉजी के भी पार्ट होते हैं। तो जनरल साइंस आप 9th-10th की बुक अगर है, अगर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो ICSE की बुक है तो उसको आप ज़रूर पढ़ेंगे। उसके बाद आप चाहें तो लुसेंट से भी जनरल साइंस की बुक है साइंस, उसको आप पढ़ सकते हैं। तो ये आपका साइंस उससे कंप्लीट हो जाएगा। 9th-10th लेवल ही रहता है, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, और अप्लाइड पार्ट रहता है। तो साइंस में बेसिकली एप्लीकेशन पे ज़्यादा ध्यान रखना है। एप्लीकेशन, अनुप्रयोग से रिलेटेड जो फैक्ट्स होंगे और जो जानकारियाँ होंगी उसको आप पढ़ेंगे, नोट करेंगे, अपना नोट्स बनाएंगे। निश्चित रूप से अपना नोट्स ही काम आता है लास्ट मोमेंट में, जब आपके पास समय काफ़ी नज़दीक हो, एग्जामिनेशन का टाइम नज़दीक होगा, उस समय आप देखेंगे क्या जो आपके नोट्स हैं वो आपको काफ़ी मददगार होंगे रिवीजन करने के लिए, क्योंकि इफेक्टिव रिवीजन इज नेसेसरी टू गेट सक्सेस। रिवीजन को प्रभावी बनाने की आवश्यकता है। और उसके बाद फिर आपका करंट अफेयर, मैथ तो आपको बनाना ही है, 10 मैथ है, इसको आप करेंगे। बेसिक मैथ रहता है, अर्थमेटिक रहता है, थोड़ा बहुत क्वेश्चन, कुछ 1-2 क्वेश्चन रीजनिंग टाइप का भी रहता है, बहुत आसान रहता है। इसको आप बढ़िया से करेंगे, प्रैक्टिस कर लेना है मैथ में। और करंट अफेयर्स में आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालें। प्लस आप कोई मैगजीन आप ले रहे होंगे, मैगजीन आप पढ़िए, कोई क्रॉनिकल पढ़ रहे होंगे, कोई दर्पण पढ़ रहे, कोई दृष्टि पढ़ रहे होंगे, अलग अलग विद्यार्थी अलग अलग मैगजीन पढ़ता है, तो आप इसको कंटिन्यू पढ़ेंगे डेली। 1 घंटा 1.5 घंटा टाइम इस पर देंगे। वहाँ हम ये आएंगे कितने घंटे टाइम देना है, टाइम मैनेजमेंट की बात हम लोग करेंगे। इसमें एक कॉपी आप बनाएंगे जिसमें प्ले, प्राइज, अवार्ड, डिफरेंट समिट, जैसे आप IPCC की बैठक कब हुई, कहाँ हुई, UNO की बैठक अगली बार कहाँ हुई, या संगठन जितने भी हैं, चाहे IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, UNO हो, है ना, WTO हो, यूनेस्को हो, यूनिसेफ हो, शार्क है, एशियान है, ये सारे जो संगठन हैं, इस संगठन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी आप अलग से कॉपी में
बना लेंगे और उसको बेहतर तरीके से लिख लेंगे कि इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, अभी इसके हेड कौन है, और बैठक अभी कब हुई थी, कहाँ हुई थी, अगली बैठक कब होने वाली है। इस टाइप से आप इसका एक चार्ट बनाकर स्टडी करेंगे, निश्चित रूप से काफ़ी बेहतर होगा, ये काफ़ी बेहतर काम आएगा। ये जो प्लेन प्राइज भी हमने लिखा है तो उसमें भी जो इम्पोर्टेंट गेम है क्रिकेट का, फुटबॉल का, हॉकी का या शतरंज का, ये कुछ खास है, उसको तैयारी करना है, न कि पूरे के पूरे गेम को प्ले को पढ़ना है। प्राइज में भी कुछ इम्पोर्टेंट से आप पढ़ रहे हैं, रेमन मैग्सेसे प्राइज़, नोबेल प्राइज़, भारत में भारत रत्न, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये सब जो है आपका, ये आपका दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्मी दुनिया में, तो इन सब को आप एक नोट बनाएंगे और बार बार उसको रिवीजन करेंगे। करंट अफेयर्स में पिछले 1 साल से आप उसको देखेंगे, इस तरह सारी चीज़ को 1 साल का देखेंगे, लेकिन जो लेटेस्ट करंट है वो 6 महीने के अंदर का आप अगर देख लेते हैं तो मेरे विचार से काम हो जाएगा। और 1 साल का सारा ये सारा चीज़ जो प्ले गेम है, प्राइज है, अवार्ड वगैरह वगैरह 1 साल का, बाकी जो लेटेस्ट करंट है वो पिछले 6 महीने का आप देखेंगे तब भी काम चल जाएगा। इसके साथ साथ जो आप पढ़ते हैं उसको बेहतर तरीके से नोट्स बनाने की आवश्यकता है। तो हमने यहाँ पर एक ज़रूरी समझा बोलने के लिए, सेल्फ मेड नोट, सेल्फ मेड नोट्स। आप ऐसे कहीं से नोट्स उठा लेते हैं, किसी कोचिंग का नोट्स आप ले लिए, किसी विद्यार्थी से नोट्स ले लिए, तो जनरल नोट्स होता है, आपका अपना नोट्स होना चाहिए। जो आप पढ़ रहे हैं उसको बनाएं, नोट डाउन करें, किताब में आप उसको कलर कर दें, हाईलाइट कर दें, फिर अपने कॉपी में उसको नोट डाउन करें और उसको रिवीजन करेंगे, निश्चित रूप से काफ़ी बेहतर होगा। तो इसके आगे हम लोग, जो आपको समझ में आ रहा होगा, ये सारी किताबें हैं। इसके अलावा हमने बताया है कि कहीं दिक्कत होगी तो आप बात कर सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए आपकी, किस प्रकार की स्ट्रेटजी आप अपनाएंगे ताकि आप बेहतर तरीके से इसको कर सकते हैं। पीटी एग्जामिनेशन जस्ट एक स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन है, छटनी का एग्जामिनेशन है, लेकिन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसे मेरिट लिस्ट में काउंट नहीं होता है यह, लेकिन जब आप इसको पास करेंगे तभी मेंस और इंटरव्यू तक जा पाएंगे, इसलिए यह काफ़ी इम्पॉर्टेंट, इसको हल्के में लेने की आवश्यकता नहीं है, मेहनत करने की ज़रूरत है। अब हम यहाँ बात करते हैं कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, रणनीति क्या होनी चाहिए। थोड़ा देर पहले हमने बताया था अलग अलग विद्यार्थी की रणनीति अलग अलग होगी, क्योंकि उनकी क्षमता, उनके पास अवेलेबल टाइम, उनके मनोवृत्ति, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, सोशल इकोनॉमिकल, साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट अलग अलग होता है। निश्चित रूप से स्ट्रेटजी भी अलग अलग होगी। जैसे कोई विद्यार्थी साइंस बैकग्राउंड का है, कोई विद्यार्थी आर्ट्स बैकग्राउंड का है, कोई विद्यार्थी कॉमर्स बैकग्राउंड का है, किसी ने बीसीए कर लिया है ना। तो इस टाइप से जो अलग अलग स्टूडेंट्स के टाइप्स आप देख रहे हैं, निश्चित रूप से उनके अभी जो 96 डेज है इसमें पढ़ने का जो तरीका होगा निश्चित रूप से अलग अलग होगा। ठीक है, जैसे साइंस के स्टूडेंट हैं तो मैंने जैसे भी पहले बताया था कि साइंस वाला पार्ट, साइंस और मैथ का पार्ट, जहां हमने बताया था कि लगभग 20 से 25 क्वेश्चन आपका साइंस का है, 10 क्वेश्चन मैथ का है, इसको आप जरूर कन्फर्म कर लेते। आप देख लेंगे कि आपके पास कम से कम 30-35 क्वेश्चन तो आपके पास पॉजिटिव हैं। जो आर्ट्स के विद्यार्थी अगर हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो उनके पास 35 से 40 क्वेश्चन यहाँ भी इनका पॉजिटिव है। हाँ, कॉमर्स वाले को, बीसीए वाले को यह है 9-10 में तो पढ़े ही होंगे ये सारा चीज़, तो इनको है कि फिर अलग से करना रहता है। अदरवाइज़ ये आर्ट्स वाले या साइंस वाले की ज़्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि आर्ट्स के विद्यार्थी को अगर ये बढ़िया है तो साइंस में थोड़ा सा उनको देखना है, साइंस वाले का अगर साइंस बढ़िया है थोड़ा सा आर्ट्स को देखना है। जो पार्ट आपका है उस पर आप ग्रिप बनाएं, मतलब आप अपने पार्ट पे जो आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट है, जो स्ट्रॉन्ग पार्ट है उस पर आप ग्रिप बनाएं। एक पहले स्ट्रेटजी होना चाहिए। पहला स्ट्रेटजी है कि स्ट्रॉन्ग पार्ट पे आप ग्रिप बनाएं। दूसरा पार्ट है कि जो चीज़ आप कर सकते हैं, एक्स्ट्रा कर सकते हैं, जो पेपर को कर सकते हैं, उसको आप बेहतर करने की कोशिश करें। खासकर जैसे साइंस वाले इसको करेंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, तो जो इंटरेस्ट वाला पार्ट है, इंटरेस्ट वाला पार्ट है उसको आप मजबूत करें। जैसे किसी को अगर ज्योग्राफी में इंटरेस्ट है, साइंस के स्टूडेंट को ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ रहता है, फिजिकल ज्योग्राफी इज द एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स, ठीक है, जैसा कि हम लोग बार बार बात करते हैं। तो ज्योग्राफी में इंटरेस्ट अगर है, ज्योग्राफी को आप स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, उसको थोड़ा सा बेहतर कर लीजिए, इंटरेस्ट लीजिए। अब जैसे किसी का इकोनॉमी जैसे नहीं है, अगर लग रहा है कि नहीं इकोनॉमी हमको भारी लग रहा है, इकोनॉमी भारी लग रहा है, तो आप देखेंगे बाद में अगर थोड़ा लगता है समय निकाल कर अलग से सिलेक्टिव उसमें को करना है।
जो आपको हम 3 पार्ट में बांट रहे हैं। एक जो आपका अपना है उसको आप ग्रिप बनाइए, जिसमें आपका फिर इंटरेस्ट है उसको आप बेहतर कीजिए। तीसरा, जहां आपको दिक्कत है उस पर आप सेलेक्टिव हो जाइए, सिलेक्ट करके कुछ पार्ट्स को बेहतर तरीके से कर लेना। चूँकि 150 में 150 बनाने की ज़रूरत नहीं है। कट ऑफ आप जानते हैं कि हर बार कट ऑफ 95 to 100 के आसपास रह रहा है। अभी पिछले कुछ दिनों से 2-4 बार लगातार आप देखेंगे कट ऑफ 95 to 100 रह रहा है। और मैं कहूँगा कि आप 110 प्लस टारगेट रख के चलिए, 110 प्लस। तो 110 प्लस आपका टारगेट है तो 40 क्वेश्चन तो आपको ज़रूरत नहीं है। अगर गलत भी होता है तो कोई बात नहीं, यहाँ नेगेटिव मार्किंग है नहीं। आपको जो नहीं आ रहा है उसके भी आंसर आप मारेंगे, उसको भी आप कलर करेंगे ही करेंगे। तो 110 का आप टारगेट रख के चलेंगे। तो अगर 2-4 क्वेश्चन इधर उधर भी होता है, गलती होती है, छट जाता है, कभी आप बीपीएससी में देखते हैं कि कुछ क्वेश्चन कैंसिल कर जाते हैं, हटा दिए जाते हैं, उसी स्थिति में भी आप सेफ पोजीशन में रहेंगे। तो अभी हम बात कर रहे थे कि एक पार्ट पे ग्रिप बनाइए जो आपका अपना है, उसमें क्वेश्चन मिस नहीं करना चाहिए, वो आपके लिए पॉजिटिव पॉइंट होगा। और दूसरा, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, पॉलिटी में भी लोगों का इंटरेस्ट रहता है, तो पॉलिटी को आप बेहतर कर लीजिए। इंटरेस्ट है आपका, ज्योग्राफी में इंटरेस्ट है, बेहतर कर लीजिए। किसी का हिस्ट्री में इंटरेस्ट होगा, उसको बेहतर करेंगे लोग। और अगर किसी को लगता है कहीं दिक्कत है तो फिर उसको जो सेलेक्टिव पार्ट उसको कर लेना है। जैसे बायोलॉजी होता है, मैथ के विद्यार्थी के लिए बायोलॉजी में दिक्कत हो सकती है, तो बायोलॉजी में सेलेक्टिव हुआ जा सकता है। जैसे विटामिन के नाम, ब्लड ग्रुप्स, बहुत तरह की बीमारियाँ, वायरस, बैक्टीरियाज, है ना, इस तरह कुछ जो सिस्टम हैं, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम, तो आपको ये सब सारा चीज़ है, उसको आप सिलेक्ट करके पढ़ सकते हैं। कुछ आपका ट्रांसफॉर्मेशन ही है, जैसे रूट्स का ट्रांसफॉर्मेशन, लीव्स का ट्रांसफॉर्मेशन है बॉटनी में, उसको आप देख करके कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा सिलेक्ट करके कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। तो इसको आप सिलेक्ट करके आप क्या कीजिए, नोट्स बना लीजिए, और उस नोट्स को बार बार आप रिवीजन करेंगे, निश्चित रूप से आपको बेहतर होगा। तब ये सब करने में कभी कभी होता है कि इंटरेस्ट नहीं रहता है हमारा, उसको भी करना है, चूँकि पास करना है। इसके लिए आपके अंदर जील चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, डिवोशन चाहिए, डिटर्मिनेशन चाहिए। करना है तो करना है, ये बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा विल पावर आपका स्ट्रांग होना चाहिए, विल पावर स्ट्रांग होना चाहिए। ये सारे बातें हैं, ये कह देने से नहीं होता है। अगर आपको कह दिया गया कि आपका विल पावर स्ट्रांग होना चाहिए तो स्ट्रांग हो गया, आप सोच लिया और स्ट्रांग हो गया, ऐसा नहीं होता है। निश्चित रूप से विल पावर स्ट्रांग करने के लिए आपके अंदर डिवोशन होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए आपके अपने घर में, अपने मम्मी पापा के प्रति, टीचर जो पढ़ा रहे हैं उनके प्रति। कहीं डिवोशन जब होता है लगता है कि नहीं, अब भाई इनके प्रति हमारा डिवोशन है, मेरा काम बढ़िया करना है, और अगर हम नहीं करते हैं तो इनको अच्छा नहीं लगेगा, मम्मी को अच्छा नहीं लगेगा, पापा को अच्छा नहीं लगेगा, नहीं, हमको मेहनत करना है, करना ही है, करना ही है। तो आप देखेंगे कि आपका विल पावर निश्चित रूप से स्ट्रांग होगा, आप डिटरमाइंड रहेंगे और निश्चित रूप से आपकी तैयारी बेहतर होगी। ये सारा चीज़ है। अब आगे आप इसको करेंगे कैसे, यहाँ आप ध्यान दें कि इस चीज़ को जब हम पढ़ने के लिए जब शुरू करेंगे, पढ़ाई जब शुरू करना है, तो वहाँ पर हम किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहला बात आप ध्यान देंगे, अगर आपको समझ में आ रहा होगा और आपको अच्छा लग रहा होगा तो निश्चित रूप से आप इसको फॉलो करेंगे, आपके लिए काफ़ी बेहतर होगा। मेरी समझ में, मैंने इस एग्जामिनेशन में सफलता प्राप्त करने के बाद यह अनुभव किया कि पढ़ने का टेक्निक ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है। मटेरियल, सिलेबस सबके लिए एक जैसा है। आपका जो सिलेबस है, सिलेबस सबके लिए सेम है, लेकिन पढ़ने का जो तरीका है, स्किल है, ये स्किल जो होता है ये डिफरेंट होता है। तो स्किल ही इम्पॉर्टेंट है। यू हैव टू डेवलप योर स्किल। पढ़ने का तरीका को आप चेंज करिए, सोचने का तरीका को चेंज करिए, आपका अप्रोच कैसा है, आपका अप्रोच कैसा है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो सिलेबस एक जैसा बीपीएससी ने दिया, सबके सामने एक जैसी वस्तु, एक जैसा मटेरियल, एक जैसा सिलेबस प्रस्तुत कर दिया गया है। अब आपको सिलेक्ट करना है कि उसमें से हमको क्या करना है, किस प्रकार करना है, कितना मेहनत करना है। तो जितना आप डेडिकेट होंगे, जितना स्किलफुल होंगे, एप्टीट्यूड जितना बेहतर रखेंगे, पॉजिटिव थिंकिंग आप रखेंगे, निश्चित रूप से इसी सिलेबस को आप बेहतर कर जाएंगे। तो डिफरेंट अपने आप को बनाइए, अगर दूसरों से डिफरेंट निश्चित रूप से बनाइए। तो देखिए इसमें क्या करना पड़ेगा, निश्चित रूप से आप पहले क्या करें, जो मैंने समझा है कि सबसे पहले आप क्वेश्चन को देखें। जैसे कि आपको
मान लिया जाए कि मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है, तो मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन को आप देखें प्रीवियस ईयर का, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को आप देखिए, उससे आपको क्वेश्चन का लाइन एंड लेंथ समझ में आएगा, सिलेबस समझ में आएगा, क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है। और क्वेश्चन देखने के बाद आप फिर क्या करें, आप बुक से स्टडी करें, तब आप स्टडी कीजिए, बुक से स्टडी कीजिए। स्टडी करने के बाद फिर आप रिवीजन कीजिए उसको दोहराइए। दोहराने तरीके पर भी हम बात करेंगे। तो पहले आप क्वेश्चन देखिए, फिर पढ़िए, बुक्स को पढ़िए, नोट्स को पढ़िए, फिर उसको रिवीजन करिए, और रिवीजन करने के बाद फिर से आप क्वेश्चन को देखिए। तब आपका अप्रोच जो है, हमने अप्रोच लिखा था, आपके अप्रोच में चेंजिंग समझ में आएगा कि यहाँ जो आपका अप्रोच था और यहाँ आपका अप्रोच अब है। यहाँ से आपने यहाँ चला था, स्टार्ट किया था, यहाँ पहुँचा है। तो पढ़ने के बाद जब रिवीजन भी कर लिया, मतलब एक बार पढ़ा, दोबारा देखा, अब फिर उसको रिवीजन जब किया है, अब फिर उसी क्वेश्चन को हम देख रहे हैं यहाँ। तो अब हमारा अप्रोच क्या है, अब हमको कितना समझ में आया, ये ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये आपका क्वेश्चन जब देखेंगे तो निश्चित रूप से आप बेहतर स्थिति में होंगे, और तब आप फिर इवैल्यूएट कीजिए। इवैल्यूएशन खुद का सेल्फ असेसमेंट कीजिए, ठीक है, सेल्फ असेसमेंट कीजिए। और इवैल्यूएशन के बाद जो प्रॉब्लम आपको आता है, प्रॉब्लम्स जो आते हैं उसको आप नोट डाउन कीजिए, उसको नोट कीजिए प्रॉब्लम्स को, और उस प्रॉब्लम पे फिर से स्टडी कीजिए, टीचर से डिस्कस कीजिए, आप बात कर सकते हैं। और जब प्रॉब्लम आए तो उसके रिमेडियल मेजर्स जो हैं, उसके रिमेडी पर ध्यान दीजिए कि किस प्रकार से इसको हम दूर कर सकते हैं। इस प्रकार आप देखेंगे क्या कि आपके अंदर एक अलग अप्रोच आएगा, अलग स्किल डेवलप हो जाएगा। हर बार आप मेहनत करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे, प्रॉब्लम भी सामने आएगा और उसको आप रेमेडी कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। इसमें आप सेल्फ भी बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रीवियस क्वेश्चन है, एक तरह से ये आपको वे प्रोवाइड कर रहा है, ये वे प्रोवाइड कर रहा है कि किस दिशा में जाना है, कैसे जाना है, ये क्वेश्चन बता रहा है। और जाने के लिए हमारे साधन यहाँ पर ये हैं, स्टडी करना है, रिवीजन करना है, और जैसे ही आप फिर यहाँ क्वेश्चन पर आएंगे, इवैल्यूएशन करेंगे, रेमेडी मिलेगा, तो दैट इज डेस्टिनेशन। जो आपका लक्ष्य है, जो आपका लक्ष्य आपको अचीव कर लेंगे आप। तो ये वे यहीं से स्टार्ट होता है। इसलिए आप सिलेबस और क्वेश्चन बैंक, ये दो पार्ट, सिलेबस और क्वेश्चन बैंक को आप हमेशा साथ में रखें, उसको देखें और उसको मेहनत करें। एटलस भी बार बार आप देखेंगे, ये सारा चीज़ छोटी छोटी बातें हैं, सबके पास ये सारा चीज़ है, लेकिन करने का तरीका अलग अलग है। तो मैं समझ रहा हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आया है। उसके बाद अब आप टाइम को कैसे मैनेज करेंगे, ये ध्यान रखना है। टाइम मैनेजमेंट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो टाइम में फिर बार बार मैं एक ही बात बता रहा हूँ कि अलग अलग लोगों का अपना अलग अलग सिचुएशन होगा। तो आप टाइम मैनेजमेंट यहाँ इस परीक्षा के लिए चूँकि आपके पास समय कम है, 96 दिन का समय है, आप एक प्लानिंग कीजिए, बेहतर प्लानिंग करिए। प्लान योर वर्क एंड वर्क योर प्लान। पहले आप प्लानिंग कीजिए, पहले आप अपने काम को प्लानिंग कीजिए कि कैसे कैसे 96 दिन में क्या क्या पढ़ना है, कैसे करना है, और उस पर फिर काम करना है। रूटीन बनाकर आप बेहतर तरीके से करिए। तो एक कैलेंडर बना लीजिए, प्लानिंग करके बेहतर तरीके से सब कुछ लिखिए कि कब हमको क्या पढ़ना है, हिस्ट्री कब पढ़ना है, ज्योग्राफी कब पढ़ना है, और अपना एक रूटीन रखिए, मंडे क्या पढ़ना है, ट्यूसडे क्या पढ़ना है, संडे को क्या करना है, टेस्ट कब देना है, रिवीजन कब करना है, ये सारा चीज़ आपको करना है और इस पर काम करना शुरू कीजिए। तो देखिए, एक मोटे तौर पर मैं बताना चाहूँगा, जैसे आपका जो टाइम है, स्टडी का टाइम है, स्टडी का टाइम है, ये स्टडी का टाइम आपका आप लगभग 6 से 7 घंटे आप रखेंगे पढ़ने का टाइम। स्टडी का टाइम 6 से 7 घंटा आप रखेंगे। चूँकि समय कम है, आवर बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए मैं ऐसा बता रहा हूँ। आप 1 आधा घंटा कम भी कर सकते हैं अगर ऐसा है तो। दूसरा, आप न्यूज़पेपर प्लस मैगजीन, न्यूज़पेपर प्लस मैगजीन है ना, इस पर आप
लगभग 1.5 से 2 घंटा आप दे सकते हैं, 1.5 से 2 घंटा डेली देना है। इससे क्या होगा, आपका करंट अफेयर्स काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा, वो बना हुआ रहेगा आपका। जीके के बहुत सारे पार्ट भी इसमें आ जाएंगे, इसमें जीके की बुक भी यहाँ पर शामिल कर सकते हैं इसमें आप। जैसे ईयर बुक होता है, मनोरमा ईयर बुक्स है, क्रॉनिकल के ईयर बुक्स है, बहुत तरह के ईयर बुक्स आते हैं, इंडिया ईयर बुक्स आती है। तो उतना ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बीपीएससी में उतना ज़्यादा पढ़ना नहीं है, उसमें से कुछ सेलेक्टिव आइटम्स आप क्वेश्चन बताया था मैंने कि क्वेश्चन देखेंगे आप तो आपको समझ में आएगा, तो उसको आप जीके भी कर सकते हैं, जो हमने वहाँ पर चार्ट में बनाया था। तो ये हो गया पहला पार्ट। दूसरा पार्ट ये है, तो लगभग 7-8 घंटे हो गए। इसके बाद आप रिवीजन पे टाइम दीजिए। मैंने पहले ही बताया है, रिवीजन पे टाइम आप दीजिए 1 से 2 घंटे, 1.5 घंटा हो सकता है, 2 घंटा हो सकता है। रिवीजन बहुत ज़रूरी है। मैंने बताया है कि इफ़ेक्टिव रिवीजन इज़ नेसेसरी टू गेट सक्सेस। तो रिवीजन को कैसे आप इफ़ेक्टिव बनाएंगे, हाउ टू मेक इट इफ़ेक्टिव, रिवीजन को कैसे आप इफ़ेक्टिव बनाएंगे, ये ध्यान, ये भी एक स्किल है, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। और फिर आपका चौथा है प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। प्रैक्टिस का मतलब यहाँ अलग है, अपना खुद का प्रैक्टिस, जो भी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, क्वेश्चन, फिर स्टडी करना है, रिवीजन करना है, फिर क्वेश्चन देखना है, वो प्रैक्टिस है। डिफरेंट क्वेश्चन को लेकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस पर आप 1 घंटा आप दे सकते हैं। जब डेली आप काम करते हैं घंटे कम हो सकते हैं, यहाँ पर आधा घंटा भी कम भी हो सकता है रिवीजन करने, ये प्रैक्टिस करने के लिए। लेकिन ये करिए, आप डेली करिए। इसके बाद एक टाइप आता है, इसमें एक काम आता है टेस्ट का, टेस्ट देना। जो इवैल्यूएशन था, इस तरह से एक ऑर्गेनाइज्ड वे में टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं आप। इसमें आप टेस्ट को आप वीकली दे सकते हैं, वीकली टेस्ट अभी से दे सकते हैं उन लोगों के लिए जिनका पढ़ा हुआ है। लेकिन जिन लोगों का अभी पढ़ा हुआ नहीं, जो हमने बताया था, आप स्टार्ट कर रहे हैं अगर अभी, तो पहले आप पढ़ लें, कुछ आपकी तैयारी हो जाए, तब आप इसको, ठीक है ना, ये करेंगे। जो अभी शुरू किया, स्टार्ट जो लोगों ने किया है, जिन लोगों ने, वो अभी आप टेस्ट नहीं देंगे, पहले आप तैयारी कर लीजिए, है ना। जो स्टार्ट किया पहले आप तैयारी कर लीजिए अपना। तैयारी करने के बाद, मतलब अब 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद आप दीजिएगा टेस्ट। काफ़ी समय अभी है उसके लिए, टेस्ट के लिए हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें क्या है कि तैयारी करने के लिए आपको व्यवस्थित होना चाहिए, व्यवस्थित तैयारी होनी चाहिए, पैसेंस होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए। धैर्य बहुत ज़रूरी है, आत्मविश्वास बहुत जरूरी, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। आत्मविश्वास होना चाहिए कि हम पास करेंगे ही करेंगे। और हमने कई बार बताया है कि खुद पे ही ज़्यादा भरोसा कीजिए, खुद पे ज़्यादा भरोसा कीजिए। तो आप देखेंगे क्या कि धीरे धीरे आपकी तैयारी काफ़ी बेहतर होती जा रही है और आप परीक्षा के, है ना, उन पहलुओं को पार करते जा रहे हैं जहाँ जिससे आपको डर लगता था। तो डरने की ज़रूरत नहीं है और रिजल्ट के आप नज़दीक होते जा रहे हैं। तो ये डे टू डे जब आप मेहनत करेंगे तो देखेंगे आप इसमें काफ़ी नज़दीक आते जा रहे हैं रिजल्ट के, और निश्चित रूप से, है ना, आप पास करेंगे ही करेंगे, सफलता प्राप्त करेंगे ही करेंगे। अब इसके बाद आती है एक बात और जो बताना हम समझते हैं ज़रूरी है कि एग्जामिनेशन हॉल में क्या होना चाहिए, स्ट्रेटजी, परीक्षा हॉल में क्या होना चाहिए। तो एग्जामिनेशन हॉल में जब आप जाएंगे, 150 क्वेश्चन यहाँ होंगे। तो एग्जामिनेशन हॉल में आप जब जाएंगे, वहाँ ध्यान रखना है 150 क्वेश्चन का जीके का पार्ट है, जिसका हमने अलग अलग बताया था, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, सारे सब्जेक्ट्स हैं। तो 150 क्वेश्चन में हमने टारगेट दिया आपको 110 प्लस, नॉट 150, तो 110 प्लस आपको करना है। तो स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? तो पहला चीज़ देखिए, हर एक एग्जामिनेशन, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें सबसे पहला है कि यह जो एग्ज़ाम है आपका 2 घंटे का है, 2 घंटे एग्ज़ाम है। तो सबसे पहला आपका टाइम मैनेजमेंट, ये बहुत जरूरी। बहुत सारे विद्यार्थी का टाइम मैनेजमेंट ही वहाँ पर नहीं हो पाता, इससे भी दिक्कत हो जाती है, कुछ क्वेश्चन छूट जाता है, क्वेश्चन पढ़ नहीं पाते हैं लोग। तो टाइम मैनेजमेंट। दूसरा क्या होता है, वहाँ पर कभी कभी हम लोग दबाव में आ जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट, इसके लिए हमने कहा था कि आत्मविश्वास से भरे रहना चाहिए, पॉजिटिव सोचिए आप। तो कूल रहने की ज़रूरत है, ज़्यादा तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर एग्जामिनेशन हॉल में आप इतना तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी लंबे समय तैयारी करना पड़ता है, 1.5 साल 2 साल लोग लगे हुए हैं।
अभी भी आपका देखिए इतना समय इसमें लगना है। तो 2 घंटे का टाइम आप किस प्रकार से यूज करते हैं, ये आपके पूरी तैयारी को पॉजिटिविटी में बदलने वाला वही 2 घंटा है कि 2 घंटे को अगर बेहतर तरीके से इस्तेमाल करते हैं विदाउट बीइंग स्ट्रेस, है ना, विदाउट लूजिंग योर टाइम, निश्चित रूप से आप बेहतर करेंगे। तो इसमें आपको इस तरीके से रहना है, कूल रहना है, ठीक है। और जो क्वेश्चंस होंगे, सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है तो गो थ्रू हुई यहाँ से वहाँ देख लीजिए। तो डिफरेंट राउंड में आपको देखना है। फर्स्ट राउंड में जो आपको इजीली बन जाता है, जो इजीली क्वेश्चन बन जाता है उसको आप बनाइए। आप फिर देख लीजिए कि लगभग कितना स्कोर आपका हो रहा है। सेकेंड राउंड जो आपका होगा, सेकेंड राउंड में वैसे प्रश्न पे आप जाएं जिसमें आप कुछ पढ़े हैं, जानकारी है, लेकिन उसमें थोड़ा सा आपको दिक्कत हो रही है। तो जो आपका क्वेश्चन जहाँ कुछ लग रहा है कन्फ्यूजन टाइप का, कन्फ्यूजन लग रहा है लेकिन लगभग आपको लग रहा है कि हम जान रहे हैं कुछ, तो ऐसी स्थिति में एक सेकेंड राउंड में आप उसको सॉल्व करेंगे। इसमें क्या करना है, जो स्ट्राइक करता है, फर्स्ट स्ट्राइक करता है, ABCD आपका जो ऑप्शन है, ABCDE में जो ऑप्शन आपका, आप थोड़ा सा कन्फ्यूज कर रहे हैं, तो अगर स्ट्राइक करता है नहीं ये B होगा, है ना, स्ट्राइक कर रहा है कि B होगा, तो ज़्यादा संभावनाएं होती हैं। अगर पढ़ा हुआ है तो ये स्ट्रैटेजी उस विद्यार्थी के लिए है जो पढ़ा है, पढ़ कर गया है, बार बार रिवीजन किया है, लेकिन कहीं वो थोड़ा बहुत मिस कर रहा है, वैसे स्थिति के लिए है कि स्ट्राइक कर रहा है B तो वही मार, फिर ज़्यादा आपको इधर उधर नहीं करना है। तो ये एक तरीका ये है। तीसरा आपका थर्ड राउंड होगा, जो ऐसे क्वेश्चन जो आपको पूरा आ ही नहीं रहा है, जिसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है, कोई नॉलेज आपको, मतलब ज़रा सा भी नॉलेज आपको नहीं है, नो नॉलेज, तो ऐसे क्वेश्चन पे आप कुछ नहीं कर सकते। इसमें क्या करेंगे, फिर आपको जो है वो आप कलर कर देंगे, जो इसमें से कलर करना है कर सकते हैं। हाँ, तब है इन सब के साथ साथ ABCDE ऑप्शन जब से दिया गया है, काफ़ी विद्यार्थी के लिए काफ़ी तनावपूर्ण हो जाता है कि इसमें एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें तथ्यों को ध्यान से पढ़ेंगे, ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे। BPSC के जो क्वेश्चंस होते हैं काफ़ी आसान होते हैं, लेकिन जो आंसर होते हैं आंसर से अटैच्ड होते हैं, तो आंसर को बेहतर तरीके से समझिएगा तो अब क्वेश्चन भी समझ में आएगा। एक चीज़ और यहाँ बताना है कि जब क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे, हमने बताया था कि स्ट्रेस में नहीं आए, तो क्वेश्चन को पढ़ते समय सावधानी रखिएगा। छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं और हम लाइटली अगर ले लेते हैं, उसको हल्के में लेते हैं, तो गलतियों की संभावनाएं होती हैं। कोई विद्यार्थी अगर सामान्य विद्यार्थी भी है तो जाहिर है कि सामान्य क्वेश्चन, हल्के क्वेश्चन को सब लोग बनाएगा। आप अगर अच्छा मेहनत किए हैं, काफ़ी अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, तो आप छोटे छोटे प्रश्नों को गलत नहीं करेंगे, आसान क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे, निश्चित रूप से आपका स्कोर काफ़ी बेहतर होगा। तो मैं समझता हूँ आज के लिए इतना काफ़ी है। अगले वीडियो में फिर हम आगे मिलेंगे। आपको कोई समस्याएं होंगी तो आप निश्चित रूप से व्हाट्सएप पे आप संपर्क कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।